नमस्कार, मैं दीपक अश्वाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। हमारा अभी तक जो चल रहा है वह चंद राजवंश से चल रहा है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होगे और लगातार अध्ययन कर रहे होगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वह चंद राजवंश में जो हमने लास्ट में कल गरुड़ ज्ञानचंद पढ़ा था, गरुड़ ज्ञानचंद से आगे होगी। ठीक है, 29 हमारे राजा कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने 29 से आगे पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और 29 क्रम के जो राजा हमने पढ़ लिए हैं वहाँ से आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज 30 नंबर का राजा है हरिचंद। 29 क्रम का जो राजा हमने पढ़ा था वह गरुड़ ज्ञानचंद पढ़ा था, और आज 30 क्रम का हम राजा पढ़ रहे हैं, उसका नाम है हरिचंद। हरिचंद के बारे में जानकारियों का अभाव मिलता है, कोई खास जानकारी हरिचंद के बारे में नहीं मिलती है। तो अतः हरिचंद को स्किप करते हुए, या ठीक है 30 क्रम के राजा में जानकारियां हैं नहीं, अतः हम 31 क्रम का राजा शुरू करते हैं। 31 क्रम का राजा जो था उसका नाम था उद्यानचंद। क्या नाम था? उद्यानचंद। उद्यानचंद का पिता कौन हुआ? हरिचंद। हरिचंद का पिता कौन हुआ? गरुड़ ज्ञानचंद। तो उद्यानचंद जो 31वां क्रम का राजा बना, चंद राजवंश का 31वां क्रम का राजा था। इसके दादा द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उन कार्यों से बड़ी गिलानी होती थी। कौन से कार्य थे वो? नंबर 1, जो नीलू कठायत था, नीलू कठायत के बेटों की आंखें निकाल दी थी। दूसरा, नीलू कठायत की लास्ट में षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी थी। उन दो कार्यों से इसे बहुत बड़ी गिलानी होती थी। इसी गिलानी के प्रायश्चित के लिए यह ब्राह्मण के पास जाता है। उस ब्राह्मण का नाम होता है कुंज शर्मा तिवारी। क्या नाम होता है? कुंज शर्मा तिवारी, जो कि गुजरात का एक ब्राह्मण होता है। कहाँ का एक ब्राह्मण होता है? गुजरात का एक ब्राह्मण होता है, उसका नाम होता है कुंज शर्मा तिवारी। तो प्रायश्चित इसे, जो इसके दादा ने जितने भी गलत काम किए हैं, ठीक है, यानी गरुड़ ज्ञानचंद ने जो भी गलत काम किए थे उन कार्यों का इसे बड़ा ग्लानि होता था। यह प्रायश्चित करना चाहता था। तत्पश्चात यह किसके पास गया था? कुंज शर्मा तिवारी के पास गया था। कुंज शर्मा तिवारी के पुत्र का नाम था सुखदेव। सुखदेव इनके पुत्र का नाम हुआ करता था, जो कि गुजरात से आए हुए एक ब्राह्मण थे। गुजरात के ब्राह्मण थे ये कुंज शर्मा तिवारी। ठीक है, कुंज शर्मा तिवारी के पास ही जाते हैं। तो कुंज शर्मा तिवारी इनको कहता है, जब किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं तो ब्राह्मण यही का इस संभवतः कुछ इसी प्रकार के कार्य बताता है जो कि इनको बताए गए थे। इनसे ब्राह्मण ने यह कहा कि तुमको क्या करना चाहिए? मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अगर तुम्हें वास्तव में प्रायश्चित करना है तो तुम्हें मंदिर का निर्माण करना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, भगवान की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो पाप है, जो आपके पूर्वजों द्वारा किया गया पाप है, उस पाप का प्रायश्चित हो सके। अतः जो उद्यानचंद था, उद्यानचंद प्रायश्चित करने के लिए मंदिर बनाने की ठान लेता है। उद्यानचंद का जो कार्यकाल था वह 1420 से 21 ईस्वी तक माना जाता है। इसी बीच क्या हुआ कि जो उद्यानचंद था, उद्यानचंद ने मंदिर बनाने की ठानी, और मंदिर बनाने का जो निर्णय था वह उसने ले लिया और मंदिर का कार्य शुरू करा दिया था। मंदिर का जो वास्तुकार था, मंदिर का वास्तुकार यानी मिस्त्री, उसका नाम था जगन्नाथ मिस्त्री। क्या नाम था उसका? जगन्नाथ मिस्त्री। जगन्नाथ मिस्त्री की सहायता से इसने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद जब यह मंदिर बनकर तैयार हो गया तो जब उद्यानचंद ने उस मंदिर को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इतना भयंकर, इतना अच्छा जो इसमें वास्तुकला किया गया है, ठीक है, ऐसी वास्तुकला संभवतः हो, मतलब जो चित्र उस पर वो किया गया था, तराशा गया था मंदिर को, वो बहुत अच्छे तरीके से तराशा गया था। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से पत्थरों पर कलाकारी की गई थी। ठीक, तो इतना सुंदर मंदिर देख के राजा उद्यानचंद जो है बहुत खुश हुआ, और उस मंदिर का नाम था बालेश्वर मंदिर। जो मंदिर उस मिस्त्री ने बनाया था
उस मंदिर का नाम था बालेश्वर मंदिर, जो कि उद्यान चंद ने अपने प्रायश्चित के लिए, अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों के प्रायश्चित के लिए बनाया था। उसका मिस्त्री कौन था? जगन्नाथ मिस्त्री। अब उद्यान चंद को भड़काने वाले कई लोग थे, ठीक है। उद्यान चंद के कान भर दिए। तो उसके बाद उद्यान चंद को भी लगा कि अगर हमने जगन्नाथ मिस्त्री को ऐसे ही छोड़ दिया या पुरस्कार दिया आदि आदि, तो जगन्नाथ मिस्त्री इस प्रकार का दूसरा भी बना देगा, इससे भयंकर भी बना देगा, जिससे कि बालेश्वर मंदिर जो हमारी कलाकृति है वह फीकी पड़ जाएगी। अतः क्या किया? उद्यान चंद ने जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ काट दिया या हाथ कटवा दिया, ठीक है। जब जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ कटवा दिया, अब बताइए, एक तरफ तो ये प्रायश्चित करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हाथ कटवा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, अपने कर्मों की सजा माफ़ करने के लिए, ठीक है, अपने पापों को माफ़ करने के लिए मंदिर तो जा रहे हैं, पर मंदिर में हम क्या चढ़ा रहे हैं? फूल चढ़ा रहे हैं। मतलब पापों की क्या कर रहे हैं? पापों की सजा के लिए या पाप से मुक्ति के लिए मंदिर में जा रहे हैं, फिर हम पाप करने जा रहे हैं फूलों को चढ़ाकर, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हुआ? जगन्नाथ मिस्त्री ये बेचारे अपने पूर्वजों द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका प्रायश्चित तो कर रहे हैं, पर यहाँ फिर से हाथ काट दिया, ठीक है। मतलब प्रायश्चित करने के लिए फिर से अब अगली पीढ़ी को फिर से प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक गलत कार्य था। उसके बाद जगन्नाथ मिस्त्री का जब हाथ काट दिया तो जगन्नाथ मिस्त्री भी चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपनी बेटी कस्तूरी की सहायता से, बेटी का नाम था कस्तूरी, कस्तूरी की सहायता से क्या किया? इसने नया मंदिर बना दिया। उस मंदिर को कहते हैं एक हथिया नौला, ठीक है, जो कि बालेश्वर मंदिर से भी सुंदर कलाकृति का माना जाता है, ठीक है। एक हथिया नौला, एक हथिया नौला कहते हैं इसे, ठीक है। एक हथिया नौला कहाँ पे बनाया इसने? चंपावत में बना दिया था, ठीक है। बालेश्वर मंदिर से भी खूबसूरत, और उद्यान चंद के घमंड को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है उद्यान चंद के बाद जो अगला राजा बनता है वह बनता है, उद्यान चंद के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। उद्यान चंद 31वां राजा था। उद्यान चंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। एक बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण होता है उसकी तिथि 1272 भी आती है, ठीक है, कि 1272 में एक अन्य मान्यता के अनुसार बालेश्वर मंदिर का निर्माण 1272 में हुआ था। जबकि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उद्यान चंद ने कराया था। इस मंदिर को बनाने के लिए प्रेरित किसने किया था? कुंज शर्मा तिवारी ने किया था, यानी कुंज शर्मा तिवारी ने सहयोग दिया था, जिसके पुत्र का नाम सुखदेव था, जो कि गुजरात का एक ब्राह्मण था। बनाने वाला कौन था उस मंदिर को? जगन्नाथ मिस्त्री था, ठीक है। और जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ काट दिया उसने अपनी पुत्री की सहायता से, उससे भी अच्छा, ठीक है, अच्छी वास्तुकला में, उससे भी अच्छी वास्तुकला में एक मंदिर बना दिया जिसे कहते हैं एक हथिया नौला, ठीक है। तो ये हो गया उद्यान चंद। उद्यान चंद के बाद जो अगला राजा बना, अगला राजा जो बनता है उद्यान चंद के बाद वह बनता है 34 क्रम का, हालांकि 32, 33, ठीक है। लेकिन जो राजा मेन एग्जाम की दृष्टि से मेन है, अगर हम सभी राजाओं को पढ़ते रहे ऐसे तो ठीक है, जानकारियाँ भी कम होंगी और उनके बारे में जानकारी भी उनके बारे में एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा 34 क्रम का राजा हम पढ़ते हैं। 31 पे उद्यान चंद था और 34 पे हो गया विक्रमचंद। विक्रमचंद चंद्रवंश का 34 क्रम का राजा था, जो कि 1433 से 1437 तक रहा था, ठीक है। विक्रमचंद 1433 से 1437 तक चंद्रवंश का राजा रहा था। यह 34वें क्रम का राजा था। विक्रमचंद के बारे में यह कहा जाता है कि विक्रमचंद ने एक खसों का मुखिया हुआ करता था, उसका नाम था सोणखड़ायन। सोणखड़ायन के बेटे को इसने दीवार में चिनवा दिया था और उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसने? विक्रमचंद ने। अतः खसु का जो मुखिया सोणखड़ायन था वह विक्रमचंद से ईर्ष्या भाव रखता था या विक्रमचंद को मार देना चाहता था। हुआ क्या कि विक्रमचंद के कार्यकाल में उसका जो भतीजा था, इसके भतीजे का नाम था भारती चंद,
ठीक है। भतीजे का नाम भारती चंद था। अतः जो भारती चंद था, भारती चंद ने इसके खिलाफ, अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, यानी विक्रमचंद के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह किया तो विद्रोह में उसने सीधा साथ लिया किसका? सोणखड़ायन का, क्योंकि सोणखड़ायन पहले से ही विक्रमचंद का शत्रु था। ठीक है। तो क्या हुआ कि विक्रमचंद के काल में उसके भतीजे भारती चंद ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और सोणखड़ायन की सहायता से विक्रमचंद को हरा दिया। सोणखड़ायन ने फाइनली विक्रमचंद की हत्या कर दी। विक्रमचंद का एक अभिलेख बालेश्वर मंदिर से भी प्राप्त होता है। ठीक है। विक्रमचंद का एक अभिलेख प्राप्त होता है बालेश्वर मंदिर चंपावत से। विक्रमचंद की हत्या किसने की थी? सोणखड़ायन ने की थी। ठीक है। उसके बाद जो अगला राजा बनता है, 35वां राजा, वह बनता है भारती चंद, जो कि 1437 से 1450 ईस्वी तक राजा रहा था। ठीक है। अगला राजा मैं यहीं पे भारती चंद लिख देता हूँ विक्रमचंद के बाद। भारती चंद, भारती चंद चंद्रवंश का 35वां राजा था, जो कि 1437 से 1450 ईस्वी तक राजा रहा। ठीक है। भारती चंद के समय भारती चंद को एक साहसी राजा कहा जाता है। ठीक है। भारती चंद साहसी राजा था और इसका जो साहस था वह इतना ज़्यादा था कि इसने डोटी पर भी आक्रमण कर दिया था। ठीक है। डोटी पर आक्रमण कर दिया माने डोटी, वही डोटी जो जिसके ये किसी दिन इसके जो वंशज पूर्वज हैं वे इसके क्या रहते थे? इसी डोटी के अधीन रहते थे। आज इसी डोटी पे आक्रमण करने वाला है। ठीक है। इससे पहले भी किसी न किसी राजा ने डोटी पर आक्रमण किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता देना। ठीक है। तो इसके समय डोटी का राजा जयदेव मल था। कौन था? जयदेव मल, या सीधा हम इसे कह सकते हैं जयमल। जयदेव मल तो सोमचंद के समय था, इसके समय जयमल, और हम कह सकते हैं इसे यक्षमल। अगर हम यक्षमल कहें तो वो सही है, क्योंकि जयमल या जयदेव मल इस टाइप का कोई व्यक्ति सोमचंद के समय भी डोटी का राजा हुआ करता था। तो भारती चंद के समय भारती चंद का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा हो गया, नैनीताल चंपावत हो गया इसमें, और तराई का क्षेत्र हो गया। यहाँ का राजा कौन था? भारती चंद बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। भारती चंद ने क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? जो सोणखड़ायन था, सोणखड़ायन का उसे कोई भरोसा नहीं था कि सोणखड़ायन कब जो है विक्रमचंद की हत्या कर दे, क्योंकि उसने विक्रमचंद की हत्या की हुई थी। ठीक है। भारती चंद की भी वो कभी भी क्या कर सकता था? हत्या कर सकता था। अतः भारती चंद ने सबसे पहले सोणखड़ायन को ही ठिकाने लगाया। ठीक है। अब आप कहोगे कि उसी सोणखड़ायन ने उसकी मदद की थी। भाई वही सोणखड़ायन कल को भारती चंद के लिए भी खतरा हो सकता था। अतः भारती चंद ने सबसे पहले सोणखड़ायन को ही किनारे लगाया और उसे भाबर में कैद कर लिया। उसके बाद भारती चंद के जो समकालीन डोटी का राजा था उसका नाम था यक्षमल। ठीक है, या जयमल। तो भारती चंद क्या करता है? जो डोटी का राजा यक्षमल होता है, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर इन्हीं डोटी वालों का अधिकार रहता है, जिनमें कि ये हमारा ऐसे पिथौरागढ़ हो गया। पिथौरागढ़ का जो निचला क्षेत्र है इसे कहते हैं सौर क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र हो गया यह हो गया सौर, और सौर के ऊपर पड़ता है डीडीहाट सीरा। ये हो गया सीरा का क्षेत्र। सौर और सीरा दो क्षेत्र हो गए पिथौरागढ़ में। ठीक है। इन क्षेत्रों पर संभवतः ये डोटी के मांडलिक राजा ही अधिकार किए हुए थे। ठीक है। जैसे कि सीरा में राजा हुआ करता था, इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया हुआ राजा था बली नारायण संसारमल। बली नारायण संसारमल जो कि सीरा का राजा था भारती चंद के समय। सौर का राजा हुआ करता था विजयबम। तो जो ये था भारती चंद था, हुआ क्या कि
भारती चंद के समय ये जो सौर और सीरा वाला क्षेत्र था ये तो इन्हीं के अंडर में हुआ करता था, डोटी वालों के अंडर में हुआ करता था और यहाँ राजा ये राज करते थे। ठीक है, ये लोग जो सीरा वाला क्षेत्र है, सीरा वर्तमान में डीडीहाट पड़ता है, डीडीहाट माने पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, इसी सीरा क्षेत्र को ये लोग पर्वत डोटी कहते थे, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र हुआ ये तो इनका डोटी हो गया, नेपाल क्षेत्र, और इस क्षेत्र को ये लोग क्या कहते थे, सीरा को डोटी कहते थे, पर्वत डोटी कहते थे। ठीक है, पर्वत डोटी कहते थे। भारती चंद ने खुद को डोटी से खुद स्वतंत्र होने का निर्णय लिया और डोटी पर आक्रमण करने का फैसला लिया। हालांकि चंद राजवंश का जो पहला स्वतंत्र राजा था वह थोहर चंद था। ठीक है, और ज्ञानचंद डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला राजा था, लेकिन वह सफलता हाथ नहीं लगी थी। जो आक्रमण की जो सूचना मिलती है, सफल आक्रमण की जो सूचना मिलती है वह भारती चंद के कार्यकाल में मिलती है। तो भारती चंद ने यक्षमल्ल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो यक्षमल्ल पर आक्रमण किया तो 12 वर्षों तक युद्ध चला। कितने वर्षों का युद्ध चला था, 12 वर्षों का युद्ध चला था, जिसमें कि अंततः भारती चंद की जीत हो गई। यानी कि अंत में जीतने वाला राजा कौन था, भारती चंद था। यक्षमल्ल को उसने क्या कर दिया, युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, 12 वर्षों का युद्ध लड़ा गया था भारती चंद और यक्षमल्ल के बीच। फाइनली जो ये डोटी वाला क्षेत्र था यह भी इन्हीं के अधिकार में आ गया था। अगर मैं डोटी को ऐसे दिखा दूं तो ये मतलब नेपाल वाला जो क्षेत्र है यह भी इन्हीं के अधिकार में आ गया था। ठीक है, अभी सौर और सीरा बाकी है आना, पर यह सौर और सीरा के राजा कौन है, विजयबम है। सौर का राजा विजयबम है। ठीक है, और सीरा का राजा बलिनारायण संसार मल्ल है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, इन क्षेत्रों पर भी कब्जा करेंगे। ठीक है, उसके बाद भारती चंद के बारे में एक पॉइंट ये आता है कि जब ये लड़ रहे थे, नेपाल के या डोटी वालों से लड़ रहे थे, तो उस समय एक प्रथा चली थी। उस प्रथा का नाम था कटकाली प्रथा। कटकाली प्रथा। ठीक है, इस कटकाली प्रथा में क्या होता था कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला को अवैध रूप से अपने घर में रख सकता है और अवैध संबंध उससे बना सकता था। यह प्रथा जो चली थी यह भारती चंद के समय ही चली थी। इसमें क्या हुआ कि जितने भी चंदू के जो सैनिक होते थे वह नेपाल पर आक्रमण करते थे। नेपाल पर आक्रमण करते थे तो जो वहाँ के महिलाएं होती थी उनके साथ ये लोग क्या करते थे, अवैध संबंध बनाते थे। अवैध संबंध के बाद जो संतान पैदा हुई थी उसको कहा जाता है नायक। ठीक है, नायक संतान जो थी, नायकों को नायक चंदों की अवैध संतान माने जाते हैं। ठीक है, तो नायक जाति की जो उत्पत्ति हुई थी वह भारती चंद के समय हुई थी। तो यह प्रथा जो अवैध रूप से रखने की प्रथा है घर में किसी भी महिला को, वह कटकाली प्रथा है। और जिस महिला के साथ अवैध संबंध बनाए गए थे उस महिला को कहा जाता था कहकाली। उस महिला को कहकाली कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया भारती चंद के बारे में कुछ तथ्य। भारती चंद के बारे में आधे तथ्य हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही तथ्य काफ़ी हैं। ठीक है, आज हमने 3 राजा फिर भी पढ़ लिए हैं। भारती चंद आधे राजा हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम और भी राजा कल को कंप्लीट करेंगे। आज वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।